नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आइए आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है भारत का भूगोल। आज हम लोग भारत के भूगोल सीरीज की स्टार्ट करते हैं और पूरे भारत के भूगोल की सुपड़ा साफ करते हैं। हर छोटी बातों पर या हर छोटी बड़ी बातों पर नजर रखते हुए हम लोग आज भारत के भूगोल को स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। मेरा जहां तक मानना है दोस्तों कि यदि किसी टॉपिक को अगर अच्छे से जाना जा सके या फिर हम लोग समझ सके तो उससे बनने वाले क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कई बार अलग अलग क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं या फिर तैयार करते हैं। क्वेश्चनों को पढ़ना तैयार करना ये बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरे टॉपिक का गहनता से तो हम उन क्वेश्चनों को आसानी से टैकल कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछे तो हम उसको बता भी पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग यही सीरीज स्टार्ट करें, भारत का भूगोल। तो ये भारत का भूगोल जो सीरीज है ये पूरा हम लोग इसका सुपड़ा साफ करेंगे और बहुत ही बाखूबी और आसान शब्दों में, ताकि आप जान पावें और आप सीख पावें। मैं आपके बोर्ड पर ही पूरा लिखूंगा दोस्तों और आप भी मेरे साथ लिखिएगा और नोट्स अपने हाथों से खुद बनाइएगा। इससे फायदा क्या होता है? नोट्स बनाने से फायदे बहुत होते हैं कि आप बहुत आसानी से या जल्दी तरीके से उसे रिकॉल कर सकते हैं या फिर याद कर पाएंगे। परीक्षा के दौरान आपको समय कम मिलता है तो मोटी पुस्तकों पढ़ने से बढ़िया है कि जितना आपने शॉर्ट में लिखा है उसे आप क्या करिए, बहुत जल्दी रिकॉल कर लीजिए और रिकॉल कर लेंगे तो आपके टाइम बचेगा, प्लस हम दूसरे सब्जेक्टों पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों भारत का भूगोल शुरू करते हैं। आइए देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एक शब्द लिखा है दोस्त, ये भारत, इसके बाद लिखा है भूगोल। पहले मैं थोड़ी भूगोल की चर्चा करता हूं, इसके बाद इस पर आता हूं। लिखा है भूगोल। भूगोल को दोस्तों अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये जो ज्योग्राफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द जरा देखते हैं। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफास। ग्राफास, जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफास का अर्थ होता है स्टडी। अर्थ मीन्स क्या होता है, भू या फिर पृथ्वी। स्टडी मीन्स क्या होता है, तो अध्ययन होता है दोस्तों, अध्ययन होता है। तो इसका पता यह चलता है कि भू या पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, इसका अगर पूरा अर्थ लें तो ज्योग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन होता है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक है जियो और दूसरा है ग्राफास। जियो का अर्थ होता है अर्थ, मतलब कि जिसका अर्थ होता है भू या पृथ्वी। ग्राफास का मतलब स्टडी और स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन होता है। पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल के एक बड़े जानकार हुए आर्थर होम्स, उन्होंने भूगोल की एक परिभाषा दी दोस्तों कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव के रहने का निवास स्थान हो। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, आप इस बात को लिख सकते हैं। आर्थर होम्स की एक परिभाषा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं
जहां पर मानव के रहने का निवास स्थान हो। तो इसका मतलब है दोस्तों कि भूगोल कहीं ना कहीं मानव से संबंधित भी होती है और पृथ्वी से भी संबंधित है। वैसे तो भूगोल का अर्थ ही है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। तो यह बात मुझे उम्मीद होगी कि आप समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग का जो शब्द है यह रिलेशन को बताता है। वैसे तो यह हिंदी में संबंध कारक होता है दोस्तों, और जो देखा जाए इसके बाद कौन सा होता है भारत। आइए भारत की चर्चा करते हैं। इंडिया, ये जो इंडिया नाम है यह नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया था, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। यह नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया था। इसके कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त, दूसरा हिंदुस्तान, और जो तीसरा नाम है वो आता है भारत। ये लिखता हूं भारत, और इसके बाद जो नाम आता है जम्बूद्वीप, जम्बू द्वीप। ये जो आर्यावर्त नाम है उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। और आर्यों के जो राजा थे भरत, आर्यों के जो राजा थे भरत, उनके नाम पर क्या पड़ा? भारत पड़ा। यहां लिख लेंगे भरत के नाम पर, भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत पड़ा। जम्बूद्वीप का जो नाम है दोस्तों यह पुराणों में मिलता है, पुराणों में इसका जिक्र है। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया था, ईरानियों ने या पारसियों ने दिया था, यह दिया था। तो आप इस भारत को देख लीजिए। भारत के कई नाम हैं, जैसे मैंने कहा इंडिया, इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था। आर्यावर्त जो है उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा था, और आर्यों के राजा थे भरत, जिनके नाम पर भारत पड़ा था। और जम्बूद्वीप पुराणों में मिलता है, और हिंदुस्तान ईरानियों या पर्सियों ने दिया था दोस्तों। तो मैंने बताया था आपके कि भूगोल जो है, भूगोल क्या है? तो मैंने कहा पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और आर्थर होम्स की परिभाषा जो थी कि पृथ्वी के इस भाग का, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव के रहने का क्या हो? निवास स्थान हो। तो इन्हें आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे, थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। तो अब अलग अलग भूगोल की हम लोग शाखाओं की चर्चा करते हैं और इसकी आगे देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये किसने दिया था? तो ज्योग्राफी शब्द को इराटोस्थनीज ने दिया था। किसने? इराटोस्थनीज ने, इराटोस्थनीज ने दिया था। इराटोस्थनीज ने दिया था दोस्तों। ये ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने दिया था। वैसे तो भूगोल के जनक, भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल के जनक जो है हिकेटियस को क्या किया जाता है? माना जाता है। आगे देखते हैं कि जो है भौतिक भूगोल
के जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है और मानव ये भौतिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो पोलिडोनियस को माना जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों और बात को आगे समझते हैं। आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मानते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और इसके बाद मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को मानते हैं, को माना जाता है। तो भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस साहब की एक पुस्तक थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। इनकी एक पुस्तक थी दोस्त जिसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, जस पीरियोडस। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस थे, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे और मानव भूगोल के जनक जो है फ्रेडरिक रेटजेल, इनको माना जाता है। दोस्तों एक पुस्तक थी जिसका नाम था भारत का भूगोल हिंद, किताब उल हिंद। भारत का भूगोल जिसका नाम था किताब उल हिंद, इसको किसने लिखा था, तो अल-बरूनी साहब ने लिखा था। अल-बरूनी ने लिखा था। तो ये बातें हैं, इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। भूगोल के जनक हिकेटियस, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मानव भूगोल के जनक जो हैं फ्रेडरिक रेटजेल हैं और भारत का भूगोल किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, अल-बरूनी ने की थी। तो दोस्तों इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और मानव भूगोल के जो जनक है फ्रेडरिक रेटजेल साहब, इन्हें राजनीतिक भूगोल के भी जनक कहते हैं। राजनीतिक भूगोल का जनक भी फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको भूगोल के बारे में बताया, भारत के बारे में बताया दोस्तों। अब मैं आपको भारत के कुछ आगे की बातें को बताना चाहता हूं, तो इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। भारत का हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब, तो भारत को कहाँ स्थित है, विश्व स्तर पर देखेंगे कि भारत कहाँ है, ग्लोब पर देखेंगे भारत कहाँ है, अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के माध्यम से भारत कहाँ है, इन सब की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, धीरे करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज जिस पर चर्चा करना, जिसका नाम ग्लोब है। एक शब्द है ग्लोब। ये जो ग्लोब है, इसके बारे में जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम साहब ने ग्लोब के बारे में बताया था दोस्तों। ग्लोब के बारे में बताने वाले मार्टिन बैहम थे। ये ग्लोब क्या है, तो कहेंगे कि पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। पृथ्वी का एक छोटा सा क्या है, नमूना है। जैसे एक बड़ा आदमी का जब फोटो लिया जाता है तो उस बड़े इंसान का, या जितने भी बड़ा इंसान हो जाए, जैसे 5 फुट 6 फुट जितना भी बड़ा हो, और उसका छोटा सा क्या बनाते हैं हम लोग, फोटो बनाते हैं।
उतने बड़े इंसान का इतना सा बड़ा छोटा फोटा बनता है, इतना सा। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को हम एक छोटे से नमूने के रूप में दिखाते हैं। वो भी मान लीजिए कि फोटो के ही समान है, वो पृथ्वी पर पृथ्वी को उसको दर्शाया गया है, जिसका नाम है ग्लोब। तो ग्लोब को बनाने वाले कौन? मार्टिन बैहम थे और ये जर्मनी के थे। इस पर देखते हैं कि ग्लोब पर पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तब इसके बाद हम जान पाएंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा ग्लोब पर कौन कौन रेखाएं हैं। तो आइए देख लेते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। एक रेखा का नाम होता है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और एक का नाम होता है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसे लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन, ऐसे लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम क्षैतिज रेखाएं भी होती हैं, क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ग्लोब पर दो टाइप की रेखाएं होती हैं। एक कौन सी? एक होती है अक्षांश रेखा और एक कौन सी होती है? देशांतर रेखा। दोस्तों हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की, इसके बाद किसकी बात करेंगे? देशांतर रेखाओं की। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसके आगे बता रहा हूं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा, देखिए जो ग्लोब होता है दोस्त, ये जो ग्लोब देखेंगे बना होता है ऐसे, ऐसे बनाया जाता है। जो ये जो ग्लोब जो होता है 18 डिग्री झुका होता है। कितना डिग्री? तो ये 18 डिग्री ऐसे झुका रहता है ग्लोब। कितना डिग्री? 18 डिग्री झुका रहता है। और इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइनें आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो इन लाइनों की हम लोग क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, इनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसका अगर देखें आप तो लिखा है अच धन अंश, अच धन अंश अक्षांश, और ऐसे बनता है जो क्षैतिज लाइनें होती है उसे अक्ष कहते हैं। तो ये अक्ष बनता है, जैसे हमने गणित पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वही होता है अक्षांश। तो आइए देखते हैं। हम एक छोटा सा ग्लोब बनाते हैं ऐसे, और देखें ग्लोब के एकदम बीचों बीच ये ग्लोब है, और इसके बीचों बीच एकदम फुटबॉल, देखें फुटबॉल के समान होता है ग्लोब। वैसे तो ग्लोब आप लोग देखे ही होंगे, फुटबॉल के समान ग्लोब होता है। तो इसके बीचों बीच जो एकदम रेखा होती है, एकदम बीचों बीच। अब बताइए कोई चीज एकदम बीचों बीच होती है तो उसे मध्य कहते हैं, जैसे मध्य में है। और मैंने बताया था कि ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का एक नमूना है, और पृथ्वी को हमने बताया था भू कहते हैं। जब मैंने लिखा था कि जियोग्राफी 2 शब्द बटा है, जियो प्लस ग्राफी, तो जियो का अर्थ होता है भू और पृथ्वी। तो वहां आपने देखा होगा भू, और ये भू के एकदम भू माने पृथ्वी, और ये बीचों बीच में है तो मतलब मध्य। इस रेखा का इसलिए नाम हो गया भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा है, इसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका क्या नाम है दोस्त? तो भूमध्य रेखा है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसी का नाम विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा, इसी का नाम विषुवत रेखा है।
इसी का नाम इक्वेटर होता है, इक्वेटर होता है। तो इसका क्या नाम हो गया? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के मध्य के बीचों बीच है, 0 डिग्री अक्षांश क्योंकि यहीं से शुरू हो रही है, विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इसी का नाम क्या होता है? इक्वेटर होता है। अब दोस्तों जरा देखो ये किधर से किधर खींची गई हैं, ये किधर से किधर खींची गई हैं। इधर कहते हैं पश्चिम और ये क्या है? पूर्व है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व है। इसे मैं लिख दूं यहां से, पश्चिम को वेस्ट और पूर्व को लिखता हूं ईस्ट, ऊपर वाले को लिखता हूं नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ लिख देता हूं। इतना तो आप जानते ही होंगे कि ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब दक्षिण होता है। अब ग्लोब पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों, ऐसे मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं ऐसे, इन्हीं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं इनका नाम क्या दोस्तों? अक्षांश रेखा। ये रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई और समान अक्षों को मिलाने वाले, समान अक्षों को मिलाने वाले, समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं यहाँ से, जैसे 1 2 ऐसे जो खींचेंगे हम लोग, ऐसे खींचते 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 यहाँ पहुँचेंगे और लास्ट में एक बिंदु बचेगा। फिर इसी तरह यहाँ आएंगे, नीचे भी खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचते खींचते और यहाँ आ जाएंगे हम। तो आप देखें कि जो पश्चिम से, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। या आप इस बात को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मैं ये लिख रहा हूं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं दोस्तों, इनका नाम क्या है? अक्षांश रेखा है। वैसे तो हम लोग जब अक्षांश रेखा की ही सिर्फ बात करेंगे दोस्तों, तो ये बात किया जाएगा, ये जैसे कर्क रेखा है, इधर जो होती है मकर रेखा होती है, 23.5 अंश कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण में जो होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो आप इस बात को यहाँ से ज़रा समझिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और मैं एक परिभाषा और अक्षांश रेखा की लिख रहा हूँ, तो आप इसे मुझे हटाना पड़ेगा, इसके बाद मैं लिखूँगा। तो इसे आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं इसको मैं हटा रहा हूँ। अक्षांश रेखा की एक और परिभाषा लिखने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, ध्यान समझिए कि अक्षांश रेखा की और एक परिभाषा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा की अगर हम लोग बात करें कि दूसरी परिभाषा क्या है, तो मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूं, जरा देखिए इसको। अक्षांश रेखा, जरा देखिए, तो मैं लिख रहा हूं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये परिभाषा है
पश्चिम से पूर्व दिशा में समान अक्षांशीय कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। जरा गौर करिएगा, जो मैंने बनाया था यहाँ पर आपके सामने और जो ऐसे बना कर दिखाया था, इसका नाम तो मैंने बताया था विषुवत रेखा। ये जो 23.5 अंश है, 23.5 अंश उत्तर में जो है। अब जरा देखिए, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दी गई कि ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश, ये ऊपर वाले, और नीचे वाले क्या होंगे? दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाला क्या? उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश होगा। तो 23.5 अंश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है। और 23.5 अंश जो दक्षिण में है उसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, ऐसे ऐसे, और लास्ट में बिंदु है, ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट में बिंदु है। एक्चुअल में जो ये रेखाएं हैं दोस्तों, ये ऐसी हैं, ऐसे। मेरे कहने का मतलब ये जो रेखाएं ऐसे दिख रही हैं आपको, ऐसे घूमी हुई है। जैसे मैंने बताया फुटबॉल में जो होती है, तो फुटबॉल जो ऐसा होता है चारों तरफ से घुमा होता है, उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं हैं। अब दोस्तों जरा देखो, यहाँ शुरुआत होती है इसकी, यहाँ से, और इसका नाम है उत्तरी अक्षांश और इसका नाम है दक्षिणी अक्षांश। यह एक बिंदु है। जरा एक बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूँ एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इन 2 बिंदुओं को जो मिलाती है ना, इसी को रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसका नाम क्या होता है? रेखा। वैसे तो रेखा का जो दोस्तों होता है, रेखा कहीं भी जा सकती है। रेखा के दोनों बिंदु क्या होते हैं? ये जो दोनों बढ़ने की क्षमता होती है वो अनंत तक होती है। अब कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता दोस्तों, लेकिन किरण में एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित है। रेखाखंड में दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, पर रेखा में निश्चित नहीं होता है। लेकिन एक बात समझिएगा कि 2 बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा बनती है, एक बिंदु से ना बनेगी। तो इस बात को समझना है कि अगर एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो इसका नाम है, इसे 90 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसका जो नाम है 90 डिग्री, इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, इसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 90 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। अगर देखें, मैं पूछूं कि कुल अक्षांशों की संख्या बताइए, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश तो यहां से आप शुरू करेंगे 90, और यहां से आप जैसे 1 से शुरू किया मैंने, 1 से, यहां भी 1 से शुरू करेंगे, कितना आएगा? 90। तो 1 से लेकर 90 यहाँ, 1 से लेकर 90 यहाँ, 90 90 180, और बीच का एक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा दोस्तों। 100 कितना होगा? 81 होगा। एक जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 181। ये कुल अक्षांश हो गए। लेकिन अगर पूछे कि कुल अक्षांश रेखा बताइए, अक्षांश रेखा पूछ रहा है, रेखा, और रेखा के लिए दोस्त 2 बिंदु का मिलना जरूरी है। ये जो 90 डिग्री, ये तो एक बिंदु है, यहां भी एक बिंदु है, यहां रेखा बन कहां रहा है? तो कुल मिला के अक्षांश 181 होता है, पर इन दोनों को छोड़ दें तो रेखा बन जाएगा। तो 1 और 2 कुल 181 में से, कुल 181 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 179 आ जाएगा। इतना आ जाएगा दोस्तों। तो ये बात रही किसकी? ये अक्षांश रेखाओं की बात रही। इन्हें आप क्या कर लीजिएगा? आज नोट कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे कंटिन्यू हम लोग वीडियो क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। पूरा भारत का भूगोल हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। आज चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।